हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 4 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो हम एक शिक्षा शास्त्र का वायरल पेपर लेकर आए हैं जो कि पूरा सोल्यूशन के साथ में बताएंगे और ऐसे ही आपके 4 मार्च के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरा पेपर हम आप लोगों को हल करके बताएंगे जो 100 नंबर बिल्कुल पक्का करा देगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से 4 मार्च के पूछा जाएगा और 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना है। तो आज का ये पेपर देख लो, इसमें तरीके जो बताए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन आपके 4 मार्च के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शिक्षा शास्त्र के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, शिक्षा शास्त्र का पेपर है क्लास 12। पेपर कोड भी यहाँ पर देख सकते हैं 907 QB। पूर्णांक 100 नंबर का है। समय वही है सबके लिए, 3 घंटा 15 मिनट शिक्षा शास्त्र का आप लोगों का पेपर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यानी निर्देश वगैरह, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट पेपर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और कैसे आपको प्रश्न का उत्तर देखना है यानी देना है, ये सारा जो निर्देश दिया हुआ है आराम से वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर बोर्ड एग्जाम में देना है। तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से हमें देना है, यानी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है बोर्ड एग्जाम में। तो आप हमारा कोई भी कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब मैं बता दूं आपको, 5 आपके बहुविकल्पीय शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर तो उसमें कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सेम ऐसे ही 4 मार्च के पेपर में शुरुआत होगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो इनमें से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में दिया हुआ था 1962। ये प्रश्न को हमने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर 29 अप्रैल 1961 दिखा रहा था। आपके हिसाब से दोनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सूखा पड़ने के क्या कारण है। अब इसमें हम आपको ऑप्शंस दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहला हो जाएगा अधिक कृषि कार्य, वर्षा का कम बहुत होना यानी बहुत कम होना। तीसरा है अधिक जनसंख्या का नलकूप लगाना या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि यानी अत्यधिक वृद्धि। तो यहाँ पर सूखा पड़ने का कारण हमें बताना है, तो वहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर दूसरे का बी हो जाएगा, वर्षा का बहुत कम होना जहाँ पर सूखा पड़ जाना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप थोड़ा दिमाग भी देकर यानी थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ था। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ और आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो तीसरे का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1910 ईस्वी में आपका भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ हुआ था, 1910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन की प्रक्रिया का अधिगम कहते हैं, ये कथन किसका है। यानी जो बेसिकली ये कथन है, ये जो कथन है किसका है, थार्डाइक को या स्किनर को या क्रो का या पारिक को। तो 4 का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर हो जाएंगे इसके राइट आंसर, जो कि 4 का वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। किसके अनुसार बताना है, जो गैरेट है इनके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि 3 हो जाएंगे, लेकिन प्रेरणा का प्रकार देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं, शायद 2 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर गैरेट के अनुसार 3 बताया गया है। तो 5वें का भी राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्या बताइएगा। तो हमने 5 आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। अब देखिए शिक्षा शास्त्र में निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या हमें 1 लाइनों में इसका आंसर देना होगा। 1 लाइनों में हमें इसका आंसर दे देना है और ये भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए थार्डाइक के अभ्यास के नियम के कितने उपनियम हैं। जो थार्डाइक है यानी जो आपका सेक्शन बी से रिलेटेड, जो कि सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया है। तो जो इसमें थार्डाइक के अभ्यास के उपनियम है, देखिए कौन से हैं। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए पुनर्वृत्त का नियम, दूसरा है नवीनतम का नियम तथा एक और है अनुप्रयोग का नियम। ये थार्डाइक के अभ्यास के उपनियम है, जो कि आप देख सकते हैं।
उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्या है, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी, इसके बारे में बताइए। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं, तो देखिए ये मुख्य प्राकृतिक आपदाएं स्टूडेंट आप लोगों को देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल का फटना तथा सुनामी या समुद्र लहरें आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या प्राकृतिक आपदा यानी प्रकृति के द्वारा होता है, ये मानव के द्वारा नहीं होता। मानव के द्वारा जो है अग्नि वाला होता है, यानी पता होगा आप लोगों को। तो 7 का राइट आंसर हो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं पूछा गया है, हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है, स्वीकार किया गया था, इसके बारे में बताइए। बौद्धकालीन यहाँ पर बताया गया है, बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य निर्वाण, यहाँ पर देखिए निर्वाण की प्राप्ति माना जाता है। किसकी प्राप्ति, निर्वाण की। तो 8 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, हमने बता दिया है। और ऐसे ही पेपर में आपका पूछा जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। बस आपका आंसर आपको देना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या है, वहाँ पर आपको आंसर कॉपी में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आंसर आपको ऐसे बता रहा हूँ एज इट इज। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर के साथ में बता रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगा। देखिए दंड कितने प्रकार के होते हैं, तो दंड 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। देखिए सबसे पहला है सरल दंड तथा दूसरा जो हो जाएगा आपका शारीरिक दंड या कठोर दंड। ये दंड के प्रकार हैं। अब यही क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको अपने शब्दों में भी देना होता है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, देखिए अब हमें बुद्धि लब्धि बताना है जो कि मंद बुद्धि। देखिए मंद बुद्धि का 70 से यहाँ पर देखिए 70 से 79 के बीच में होता है, और लेकिन जो क्या सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 89 के बीच में होता है। और प्रतिभाशाली की बात की जाए, एक प्रकार से जो यानी एक प्रकार से क्या कहते हैं ना, टॉपर बच्चे, उनकी जो उपलब्धि यानी जो वो होती बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, और जिनके एक प्रकार से ज्ञान का भंडार होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 10 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, जो कि 4 नंबर का एक होता है, और शायद 6 या 5 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, और इसका भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको तरीका भी पता चल जाएगा कि कितने शब्दों में देना है आंसर, किस तरह से लिखना है। और इसमें बताए गए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के द्वारा ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षण से क्या आशय है, मौखिक परीक्षण के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए उपलब्धि या ज्ञानार्जन परीक्षण का प्राचीनतम तथा सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप मौखिक परीक्षण रहा है। इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत यहाँ पर देखिए अंतर्गत परीक्षा या देखिए परीक्षणकर्ता अर्थात शिक्षक या अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा से विषय से संबंधित कुछ प्रश्न आमने सामने बैठकर छात्र छात्रा से यहाँ पर देखिए छात्र और छात्रा से विषय से संबंधित प्रश्न आमने सामने बैठकर पूछे जाते हैं, परंतु इस परीक्षण के कुछ दोष भी हैं, यथा छात्र छात्रा का घबरा जाना या भयभीत हो जाना, वाणी दोष या आत्मविश्वास की कमी के कारण सही उत्तर ना दे पाना। तो यही है मौखिक परीक्षण से आशय। जैसा कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 50 शब्दों में बेसिकली इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। 50 शब्दों में, यही तो 25 शब्दों में, 25 शब्दों में इसका आंसर दे देंगे तो 4 नंबर दे देगा एग्जाम में। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए वैदिक काल में एक विद्यार्थी के दिनचर्या का क्या होता था, यानी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। जो वैदिक कालीन में जो एक विद्यार्थी होता था जिसको हम अंतेवासी भी कहते थे। तो देखिए वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था कि वो नियमित दिनचर्या का उचित ढंग से क्या पालन करे। प्रत्येक छात्र के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करना, यज्ञ पूजा, वेद पाठ और भिक्षा मांगना तथा गुरु की सेवा करना दिनचर्या का क्या है, एक आवश्यक अंग थे। तो देख सकते हैं 12 नंबर भी क्वेश्चन हमने बता दिया है, और इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देना है 4 मार्च के पेपर में।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्त्री शिक्षा के विषय में जो टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके विचारों का उल्लेख कीजिए। मदन मोहन मालवीय जी का भी विचारों के बारे में पूछा जाएगा, उसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए, टैगोर भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार स्त्री पुरुष हर प्रकार से समान है, अतः स्त्रियां भी उन सभी विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। यही कारण है कि टैगोर बालिकाओं के लिए अलग से पाठ्यक्रम के निर्धारण के पक्ष में क्या नहीं थे, परंतु उनके अनुसार बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। टैगोर सैद्धांतिक रूप से सह शिक्षा के समर्थक थे। तो स्त्री शिक्षा के बारे में जो टैगोर जी, इनके विचार क्या थे देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं आपको देना होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसी तरीके से आंसर आपको लिखना होगा कॉपी में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसके क्या है, इस क्षेत्र का उल्लेख करना 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक क्या है, व्यापक एवं विस्तृत है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण जीवन है। यहाँ पर क्या है, जीवन है। व्यवस्थित अध्ययन के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग या क्षेत्र है, सबसे पहला क्या है, सामान्य व्यक्तियों, यहाँ पर देखिए सामान्य व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। उसके बाद में देखिए दूसरा है मानसिक रोगों एवं रोगियों का अध्ययन, तथा देखिए तीसरा है पूरे समाज का अध्ययन। तो यानी यह जो 14 नंबर क्वेश्चन था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्रों का नाम बताइए, वो कुछ यही था, जो कि 3 प्रकार के क्षेत्रों का हमने बता दिया। सबसे पहले हमने परिभाषा दिया है और 3 क्षेत्रों का नाम बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, 6 आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ये देखिए, भूचाल और बाढ़ जैसी आपदाओं से होने वाले बोझ को कम करने के लिए क्या आप सुझाव देंगे। 4 नंबर का ये प्रश्न है और इसका भी आंसर आपको सटीक तरीके से देना होगा। देखिए, भूचाल तथा बाढ़ दोनों ही एकाएक आने वाली गंभीर प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूचाल से सर्वाधिक ओध हानि मकानों, यहाँ पर देखिए मकानों के गिरने से होती है। बाढ़ से मुख्य हानि संबंधित क्षेत्र में क्या है, जल, यहाँ पर देखिए जल व्याप्त हो जाने के कारण होती है। इससे यहाँ पर देखिए जाल माल, क्या है, जाल माल, उसके बाद में पालतू पशुओं तथा खड़ी फसलों को हानि पहुंचती है। इन दोनों ही आपदाओं के बोझ को कम करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। तो भूचाल और बाढ़ जैसी आपदाओं से होने वाली जो बोझ को कम करने के लिए यही कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं आराम से 15 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए। हमें दोष बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। शिक्षा शास्त्र का आपका चैप्टर 3 है, जो कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा नाम पढ़ा होगा। चैप्टर भी हमने कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए आंसर, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष इस प्रकार से थे। आप हमारा कोई भी कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा, आंसर कैसे लिखना हमने उसमें बताया तरीका। जैसा यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सांसारिकता की प्रधानता, दूसरा है धार्मिक कट्टरता, तीसरा है शिक्षा केंद्रों का क्या है, अस्थायित्व, चौथा है आपका यहाँ पर देखिए जनसाधारण का अभाव, पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता, उसके बाद में 6 नंबर है नारी शिक्षा की उपेक्षा, 7वां है शारीरिक दंड की प्रधानता, 9 नंबर है लेखन व पाठन, क्या है, लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव, 9 नंबर है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना। उसके बाद में देखिए 10 नंबर है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष क्या है, ये कुछ इस प्रकार से हैं। 6 क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय का, और 6 का हमने आंसर आप लोगों को दे दिया है। अब बात करते हैं जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ये भी है, तो 6 का 36 नंबर तो इसमें भी आपको मैं दिलाकर रहूँगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं को वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है, इसके बारे में हमें बताना है। जो शैक्षिक विशेषताएं हैं,
तो आंसर के साथ में हम बताएंगे आपको। ये देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा की अनेकानेक विशेषताओं का वर्तमान शिक्षा के लिए विशेष महत्व उस समय की शिक्षा की निम्नलिखित बातों को वर्तमान शिक्षा में स्थान देकर अधिक उपयोगी और क्या है ज्ञानवर्धक बनाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है इसमें, देखिए, आज के भौतिकवादी युग में प्राचीन शिक्षा के धर्म और आत्म यहाँ पर देखिए अध्यात्म के शैक्षिक उद्देश्य को वर्तमान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बनाना चाहिए। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा है शिक्षा के माध्यम से पारस्परिक एकता के क्या सिद्धांत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा है जीवन की क्या संपूर्णता के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया जाना चाहिए। यही प्राचीन शिक्षा का क्या प्रमुख आदर्श था। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, प्राचीन भारतीय शिक्षा से प्रेरणा लेकर वर्तमान पाठ्यक्रम को बहुमुखी और व्यापक बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पाँच नंबर में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है अपना शारीरिक, यहाँ पे देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपना शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे। प्राचीन शिक्षा का ये क्या है आदर्श भी क्या है ग्रहणीय है, आदर्श भी ग्रहणीय है। और 6 नंबर में देखिए, प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व विधियों से स्वतंत्रता अभ्यास रुचि एवं योग्यता के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलती थी, जिसे वर्तमान में भी क्या अपनाया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 हमारा पॉइंट था, वर्तमान जो बातों को वर्तमान शिक्षा स्थान देकर अधिक, तो मतलब जो वर्तमान भारतीय शिक्षा की विशेषताएं उसमें 6 पॉइंट के थ्रू हमने बताया, देख सकते हैं यहाँ पर आराम से वीडियो को रोककर। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर भी उत्तर के साथ में बताएंगे इनकी जो योगदान है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला योगदान है क्या है, देखिए जीवन को पूर्णता प्रदान करना। टैगोर ने शिक्षा के द्वारा जीवन को क्या पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्ति के शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास पर क्या है बल दिया, जिससे व्यक्ति का क्या है संपूर्ण रूप से विकास हो सके। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट है शिक्षा को उपयोगी और क्या है व्यवहारिक बनाना। टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में उपयोगिता तार्किकता तथा व्यवहारिकता का समावेश किया, सिद्धांतों का प्रयोग किया और विश्व भारती नामक संस्था स्थापित करके उन्हें क्या क्रियात्मक रूप दिया। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, यहाँ पे देखिए सौंदर्य बोध की शिक्षा। सौंदर्य बोध की शिक्षा की बात की जाए तो टैगोर ने सौंदर्य बोध कराने के लिए भारतीय कलाओं को क्या पुनर्जीवित किया और पाश्चात्य, यहाँ पे देखिए पाश्चात्य कला तत्व को भी क्या स्वीकार किया। चौथा देखा जाए तो देखिए क्या है राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन। टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा को भी स्वीकार किया है। यानी यहाँ पर जो 4 पॉइंट थे हमने चारों पॉइंट के थ्रू बता दिया है। और बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लोग लिखिएगा कॉपी तो पॉइंट के थ्रू ही लिखिएगा। बोर्ड एग्जाम में जब पॉइंट के थ्रू लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी तरीका मालूम होता है कि बच्चे को तरीका मालूम है कि कैसे कॉपी लिखनी चाहिए। और जब पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे, जो हमारा एक जियोग्राफी वाला वीडियो आप उठाकर देख लेंगे, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगी कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। बाकी का आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद यहाँ पर देखिए परीक्षण परिषद ने जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है। कुछ पॉइंट के थ्रू इसमें भी बताया गया है। देखिए सबसे पहला छात्रों को आधुनिक विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में जनसंख्या वृद्धि की अगत्य तथा कारणों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा है छात्रों को व्यक्ति परिवार समाज तथा विश्व के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर जनसंख्या वृद्धि के पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा है छात्रों को परिवार के आकार तथा रहन सहन के स्तर के संबंध में बताना तथा कम आय वाले परिवारों की कठिनाई बताकर उन्हें छोटा परिवार रखने हेतु प्रेरित करना, ये भी होगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्या है,
छात्रों को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित समस्याओं की जानकारी प्रदान करके उन्हें क्या उनमें यहाँ पर देखिए उनमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने की दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद में देखिए का नंबर इन कुछ पॉइंट के थ्रू इसमें भी बताए गए हैं, जैसे का है क्या है तथा यहाँ पर देखिए दुर्विक्षों को फैलाना, फिर खा है अपराधों एवं सामाजिक संघर्षों को बढ़ाना, अगला नंबर है जन्म दर एवं मृत्यु दर में असंतुलन। तो ये जो 4 पॉइंट हैं जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, ये जनसंख्या के प्रति क्या है हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, वो यही पॉइंट बताए गए हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है टिप्पणी लिखे बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खानी। चैप्टर 3 आपका मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, बिस्मिल्लाह संस्कार आपको पता होगा, इसी में होता है मध्यकालीन मुस्लिम संबंधी शिक्षा से। तो इसका आंसर देखिए, टिप्पणी हमें लिखना है बेसिकली। देखिए मुस्लिम शिक्षा आरंभ करने के अवसर पर संपन्न होने वाली रस्म बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खानी कहलाती है। परंपरा के अनुसार जब बालक 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन का हो जाता है तब शिक्षा के आरंभ संबंधी ये रस्म संपन्न की जाती है। क्या संपन्न की जाती थी। ये रस्म एक धार्मिक सामाजिक समारोह के रूप में क्या संपन्न होती थी। बालक के परिवार द्वारा अपने मित्रों एवं नातेदारी को क्या है आमंत्रित किया जाता था तथा भोज का आयोजन किया जाता था। रस्म के समय बालक को अच्छे तथा नए वस्त्र धारण करवाए जाते थे। संस्कार का मतलब जैसे अब मुंडन होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा मुंडन गांव में और सिटी में भी मुंडन होता है ना, बालक का जो होता है 1 2 3 यानी बालक हो जाता है, यानी जो उसका होता है ना रस्म 4 साल का या 3 साल का हो जाता है तो उसका मुंडन होता है। तो सेम उस वही प्रोसेस है, सबको यानी फैमिली को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका संस्कार होता है एक प्रकार से। कौन सा संस्कार? मुंडन वाला। यहाँ पर वही होता है। ये पे दूसरा हो जाएगा। वैदिक काल में होता है आपका प्रवज्जा, वैदिक काल में होता है उपनयन संस्कार, बौद्ध काल में पब्जा संस्कार प्रवज्जा, और मुस्लिम में ये आपका बिस्मिल्लाह संस्कार। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है, देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निर्देशन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। निर्देशन के सबसे पहले परिभाषा हम देंगे यहाँ पर देखिए निर्देशन के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से जो वर्गीकरण किया जाता है उसके अंतर्गत 3 प्रकार के मुख्य निर्देशकों को स्थान दिया जाता है। निर्देशन के निम्न 3 प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार कौन से हैं। सबसे पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन। ये इसके प्रकार है। अब देख लेते हैं निर्देशन के निम्नलिखित 8 प्रकार हैं का वर्णन है। 8 प्रकार का वर्णन ये देखिए क्या है। सबसे पहला आपका व्यावसायिक निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तीसरा यहाँ पर देखिए मनोरंजनात्मक निर्देशन, उसके बाद में चौथा है नागरिकता संबंधी निर्देशन, 5वां है सामुदायिक सेवा निर्देशन, 6 नंबर है सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन, और 7 नंबर है स्वास्थ्य निर्देशन यानी हेल्थ गाइडेंस। तो यानी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। जो 21 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने दे दिया है कि क्या होता है। आराम से ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या है वीडियो को आराम से देखकर यानी वीडियो को रोक लीजिए। सारे प्रश्न को लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में फीड कर लीजिए। 4 मार्च को ऐसे ही पूछा जाएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसका बताया गया एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग होशियार स्टूडेंट हमारे बताए गए बातों को समझेंगे। तो स्वास्थ्य निर्देशन के बारे में एक नेतृत्व निर्देशन भी यानी लीडरशिप वाला भी आप याद रखिएगा। तो उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन भी शायद हो सकता है, आखिरी क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए ब्रिटिश, यहाँ पर देखिए क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रिटिश कालीन या आधुनिक शिक्षा के मुख्य देशों का जो मुख्य क्या है वो है यानी मुख्य ब्रिटिश कालीन या आधुनिक शिक्षा के मुख्य देशों का देशों की बात हो रही है, देशों का उल्लेख कीजिए। हमने ठीक है ब्रिटिश कालीन या आधुनिक शिक्षा के प्रमुख दोषों हैं जो निम्नवत हैं। पॉइंट के थ्रू हम बताएंगे आपको और ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी में। सबसे पहला है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, फलस्वरूप भारतीय भाषाओं को क्या समुचित विकास ना हो सका जैसे हिंदी और भी जो सारी लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद में दूसरा देखिए यहाँ पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा ने भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग दिया। वे अपनी संस्कृति को भूल कर क्या है भौतिकता के सागर में डूब गए, यानी जो अपनी संस्कृति होनी चाहिए उनको भूल कर
भौतिकता के में। उसके बाद में देखिए तीसरा है, इस शिक्षा ने समाज में क्या है बाबू वर्ग नामक एक नए वर्ग को क्या है जन्म दिया था। इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग देकर राष्ट्रीय हितों को क्या है राष्ट्रीय जो हितों है उसको कुठाराघात किया। चौथा देखिए यहाँ पर, ब्रिटिश शिक्षा ने भारतीयों को क्या है आधार्मिक यहाँ पर देखिए आधार्मिक अनैतिक तथा भौतिकवादी बना दिया। फलस्वरूप उन्हें प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के महत्व पर क्या है ज्ञान ना रहा। पांचवा देखिए यहाँ पर, ब्रिटिश शिक्षा ने जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण क्या है उपेक्षा की और देश में निरक्षरता को क्या है बोलबाला ही रहा। तो यानी 5 इसमें भी पॉइंट हमने बताया जो कि ब्रिटिश कालीन या आधुनिक शिक्षा के मुख्य दोषों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 हमने शिक्षा शास्त्र में 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। 250 से लेकर 300 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है एक प्रश्न का उत्तर का। जैसे देखिए यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर आपको पता है 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसका आंसर आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए सीखने की सूझ सिद्धांत को समझाइए, अथवा लगा है दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। सीखना वाला यानी सेक्शन बी का सबसे फर्स्ट चैप्टर उससे लिया गया है। बहुत ही ईजी तरीका आपको मिल जाएगा ढूंढने में, तो दोनों में से एक कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर यहाँ पर, बुद्धि से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए, बुद्धि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लगा इसमें भी चाहे तो आप ये शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताइए, दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा इसमें भी लिखा है चाहे आप ये रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी बेसिकली 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 में से आपको करना 3 ही है, 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। शिक्षा शास्त्र का नियम है और ऐसे ही आपका पेपर में होगा। जाकर आप देख लीजिएगा जब आपका पेपर 4 मार्च का होगा और जब आप पेपर देने जाएंगे सारा प्रोसेस यही रहेगा, सारा प्रश्न यही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट हमने पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, उन दोस्तों के पास जो आपके साथ में पेपर होने वाला है उनको भी तो शेयर कीजिए और उनको भी ये बताइए कि कैसे पेपर आएंगे।